हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। एसएससी एमटीएस 2024 टीयर 1 के मैथ्स के अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मेंसुरेशन टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं क्योंकि उसमें अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस लिए गए थे, तो वो अलग से एक क्लास में करवा दूंगा। बाकी सारे के सारे टॉपिक्स मैथ्स के इसके अंदर कवर्ड है। तो 25 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे ये अपने आप में अच्छे हैं। ठीक है, थोड़ा हो सकता है कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग आपको लगे, तो मेरे साथ साथ करते हुए चलना। ठीक है, पहले क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना, फिर वीडियो सोल्यूशन देख लेना। और ये मैंने चैप्टर वाइज भी स्प्लिट कर दिए हैं, तो हर चैप्टर से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। और गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि एमटीएस के क्वेश्चंस बहुत बार सीजीएल में रिपीट होते हैं, सीएचएसएल में रिपीट होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एमटीएस में हालांकि मैथ्स की वेटेज नहीं है, क्वालिफाइंग है, लेकिन बाकी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये सारी फ्री प्लेलिस्ट अपनी प्रिपरेशन में आप यूज कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। सभी अपडेट्स के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो भी वीडियो आती है उसका लिंक भी वहाँ पे मिल जाता है आपको। जो लाइव टेस्ट होते हैं उसका बारे में भी इंफॉर्मेशन वहीं पे मिलती है आपको। यूट्यूब पे कोई वीडियो डलती है उसकी अपडेट भी आपको वहाँ पे मिल जाती है, और सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ तो वहाँ पे है ही। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। कहता है हमारे पास जो रेशियो है वीट और राइस के प्राइस का, वो हमें दे रखा है 9:11। आगे कहता है कंजम्पशन जो है हमारी वो है 11:13। तो आप हमें बताओ कि रेशियो क्या होगा एक्सपेंस रिलेटेड टू राइस एंड वीट। अब ध्यान रखो, देखो जनरली यहाँ पे वीट और राइस दे रखा और हमसे पूछा एक्सपेंस राइस रेशियो वीट का, तो काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करी थी जो आपको नहीं करनी है। लास्ट लाइन क्वेश्चन की 2 बार जरूर रीड करो, मैं कितनी बार आपको बताता हूं, ध्यान रखिए इस चीज का। हमें पता है प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है, मेरा एक्सपेंस होता है। मान लो आलू 10 रुपए किलो है और आपको 5 किलो चाहिए, तो टोटल कितना खर्चा हो गया आपका। आप कहेंगे सर प्राइस कितना चाहिए, 5 किलो, मल्टीप्लाई कर दिया तो 50, यही होता है। तो वही फंडा यूज कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे इसमें ये मल्टीप्लाई, इसमें ये मल्टीप्लाई और इनका रेशियो लेना है। तो मेरे पास जो 11 है और ये 11 है, ये तो कट ही जाएगा ना नीचे, तो ऊपर ही काट लो। यहां से ये मेरा एलिमिनेट हो गया, मेरे पास आया 9:13। लेकिन ये वीट और राइस का रेशियो, हमें राइस और वीट का बताना है, तो 13:9 ये आंसर होगा। और आप देखेंगे ऑप्शन में दोनों चीजें होंगी, 13:9 भी है और 9:13 भी है। ठीक है, और ऊपर 9:13 था इसमें शिफ्ट का क्वेश्चन दिया, तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। अगले सवाल पे चलता हूं मैं। क्वेश्चन में क्या आता है, जो पेंसिल का प्राइस है इस साल वो 2 रुपए बढ़ा दिया गया और 2 साल इससे पिछले साल भी बढ़ाया गया था। ठीक है, पेंसिल का जो प्राइस है अभी वो 30% ज्यादा है किससे, जो प्राइस था प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर। तो हमें बताना है अभी पेंसिल का प्राइस क्या है। बस लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं। ठीक है, मैं मान लेता हूं प्रेजेंट प्राइस पेंसिल का P है, 1 साल पहले P1 रहा होगा और उससे भी 1 साल पहले चला जाऊं प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर, ये P2 रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हर साल पेंसिल के प्राइस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो मान लो प्रेजेंट में हमारे पास क्या है, प्राइस रहा होगा, या फिर 2 साल पहले जो प्राइस था मैं मान लेता हूं वो x है। तो प्रीवियस ईयर में हमने इससे 2 रुपए बढ़ाए तो ये हो गया x+2, और फिर हमने यहाँ पे 2 रुपए बढ़ाए तो ये हो गया मेरे पास x+4। प्राइस हमें इसी का मान बताना है कि क्या रहा होगा। और ये भी कह रहा है कि प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर में जो हमारे पास अमाउंट था ये 30% बढ़ गया है प्रेजेंट ईयर तक आते आते। 30% बढ़ गया तो मतलब अपने आप का 130% हो गया। 130% क्या होता है, 1.3। तो मैं कह सकता हूं 1.3x किसके बराबर, ये हो गया x+4 के बराबर। आप सोल्व करेंगे यहां से तो x का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.3x, और x आ जाएगा 4/0.3, जिसे अगर पॉइंट हटा दूं तो ये आ गया। मुझे किसका मान बताना है, x+4 का, तो 4+ और यहाँ पे भी 4 कर दो, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे। सोल्व करेंगे 12 52/3, तो ये जाएगा मेरे पास 17 1/3, 17.33। दिस विल बी माय आंसर। बस थोड़ा ध्यान से करना है, शांत मन से, क्वेश्चन हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। अगले सवाल पे चलते हैं। मिक्सचर से रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन में क्या आता है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें फिनाइल और वाटर का जो रेशियो है ना वो दे रखा है 4:3, और ये टोटल सॉल्यूशन कितना है, 28 लीटर है। ठीक है, फिर क्या आता है मेरे पास एक 21 लीटर फिनाइल वाटर का सॉल्यूशन है मेरे पास,
जिसमें फिनाइल और वाटर का रेशियो 2:1 है। सिमिलरली एक और सॉल्यूशन है 28 लीटर है और इसमें मेरे पास इन दोनों को मिलाया जाता है। फिर इसके अंदर क्या करते हैं, एक और मेरे पास 51 लीटर का फिनाइल और वाटर का सॉल्यूशन है जिसमें फिनाइल और वाटर 9:8 है। अब इन तीनों को आपस में मिला दिया जाता है, आप ये समझ सकते हैं स्टेटमेंट से। तो हमें बताना है फाइनल मिक्सचर में वाटर और फिनाइल का रेशियो क्या होगा। अगेन क्या करा इन्होंने, फिर स्टेटमेंट घुमा दी, वाटर रेशियो फिनाइल पूछ लिया, है ना। तो यहाँ पे फिनाइल रेशियो वाटर देके वाटर रेशियो फिनाइल पूछा, तो यहाँ पे भी सिली मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब इसे ध्यान से सोल्व करेंगे। जब हम इन्हें मिलाएंगे तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि टोटल में कितना मेरे पास फिनाइल आया, कितना वाटर आया। ये मेरा 4:7 है, 4:3 है, मतलब 7 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 28 लीटर को। तो कितने गुना हो गया, 4 टाइम्स। तो मुझे इसमें भी 4 से गुना और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे 2+1 3 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 21 लीटर को। तो 1:7 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई। 8+9 17 51 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1:3 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये इतने इतने लीटर मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी। अब इसमें फिनाइल वाला अलग ऐड कर लो और वाटर वाला अलग ऐड कर लो, ठीक है। फिनाइल वाला करूंगा 16 + 14 30 + 27 57। ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास 12 19 + 24 43। हमें वाटर रेशियो फिनाइल तो 43:57, दिस विल बी माय आंसर, 43:57। अच्छा, आपको यहां पे एक चीज और देखनी थी। आप यहां पे क्या कर सकते थे, जैसे ही आपने यहां पे फिनाइल निकाला था ना 57 रेशियो, तो जो फिनाइल की जगह यहां पे आता ना वो 57 या उसका कोई मल्टीपल आता। तो अगर मैं इस साइड देखता तो 57 या उसका कोई मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो मेरा आंसर यही हो जाता, मुझे ये वाला पार्ट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या ये चीज समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपने फाउंडेशन क्लासेस देखी होंगी अलजेब्रा एवरेज चैप्टर की, तो ये करा रखा है, कैट में पहले पूछा जा चुका है। कहता है 5 एथलीट्स का वेट कॉन्जिक्यूटिवली किया जाता है। आफ्टर ईच मेजरमेंट, हर मेजरमेंट के बाद एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है। जो एवरेज वेट है ना वो 1.5 kg बढ़ जाता है हर बार। तो हमें बताना है हाउ हैवियर इज द लास्ट प्लेयर देन द फर्स्ट प्लेयर। जो लास्ट प्लेयर है वो फर्स्ट प्लेयर से कितना हैवियर होगा। इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी बता रखी है मैंने। आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं हमारे पास, 5 हैं, तो 5 में से 1 हटा दो। अगर डिफरेंस निकालना है हाई, सबसे हैवी और सबसे लोएस्ट वाले का, तो उसमें से 1 घटाया, इनटू में 2 कर दो और इनटू में जो एवरेज जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 1.5 से, तो ये कर दो। तो मेरा आंसर क्या आया, 3 × 4 12। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ रखा वो कैसे करेंगे और ये कैसे होता है क्वेश्चन सॉल्व, मैं बेसिक से पूरा बता देता हूं आपको। मान लो मेरे पास 5 हैं प्लेयर्स, तो उनका एवरेज वेट A1 A2 A3, उनका वेट मतलब 5 लोगों का A4 A5 मान लेता हूं। अच्छा, हर पर्सन के वेट के बाद क्या किया जा रहा है, उनका एवरेज निकाला जा रहा है। मान लो पहले ये मेरा लाइटेस्ट प्लेयर है जिसकी सबसे कम वेट होगा। अब हर बार एवरेज बढ़ रहा है ना नए प्लेयर को इंक्लूड करने के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा अगले प्लेयर का वेट ज्यादा होगा तभी तो एवरेज बढ़ेगा, वरना अगले प्लेयर का वेट पहले के एवरेज से कम होगा तो एवरेज मेरा गिरेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो सीक्वेंस चल रहा होगा वेट में वो कुछ इस तरीके से चल रहा होगा। मैंने कहा पहले पर्सन का वेट है इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, चौथे का इतना, 5। पहले का वेट करा, एवरेज निकाला, तो यही आएगा A1। अब इसका और इसका हमने एवरेज निकाला, दूसरा प्लेयर भी जोड़ दिया, तो मेरा एवरेज पहले कितना था, A1 था। अब बढ़ के कितना हो गया, आप कहेंगे सर वो A1 से लेके बढ़ के 1.5 kg बढ़ गया। अब इन दोनों का एवरेज अगर मेरा इससे 1.5 ज्यादा है तो आप बताओ इसका वेट कितना रहा होगा। ये तो इन दोनों की एवरेज निकाल रहा हूं ना, तो इसकी और इसकी ये मिडल वैल्यू होगी या नहीं होगी। तो आप कहेंगे सर यहां पे 1.5 बढ़ाया है तो इसका वेट यहां पे और 1.5 बढ़ेगा, तो जो इसका वेट होगा ना, इसका वेट मेरे पास आएगा A1 + 3। तभी तो यहां पे इसका वेट A1 + 3 होगा, इसका A1 होगा, तभी तो इनका एवरेज A + 1.5 आएगा। क्या इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर हो गया ना, आप क्वेश्चन बहुत आसान हो गया मेरे पास। आप कहेंगे सर इसका रहा होगा A + 3।
अब अगला जो एवरेज आएगा, अब ये वाला भी इंक्लूड कर लिया हमने पर्सन, और अब इसका इसका और इसका एवरेज निकाल रहा हूं, तो इससे भी 1.5 ज्यादा आ रहा है। तो इससे भी 1.5 ज्यादा का मतलब क्या हो गया, ये a+3 हो गया, a1+3 है ना। अच्छा, ये a1+3 है एवरेज इन तीनों का, ये a है, ये a+a1+3 है, तो इसका वेट क्या रहा होगा। आप कहोगे सर इसका 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 एवरेज वेट इसके बराबर है, तो जो इंक्रीज होगा वो बराबर होगा। यहां पे 3 बढ़ रहा है तो ये वाला वेट भी 3 बढ़ेगा, तभी जाके तो इनकी वैल्यू मिडल वैल्यू तभी तो एवरेज बनती है जब सीक्वेंस एपी में हो। तो ये मिडल वैल्यू एवरेज बन गई, तो सीक्वेंस एपी में रहा होगा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, a+3+3 एट इज a+6। और इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इसका एवरेज वेट a+9 आ जाएगा, और इसका वेट कितना आ जाएगा, a+12 आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट पेयर से कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हैं ये 12 किलो ज्यादा है। वरना बस हमें ये चीज समझ आती है कि अगर मैं बार बार एक प्लेयर को ऐड करा, फिर एवरेज लिया, फिर एक प्लेयर को ऐड करा, एवरेज लिया, और हर बार मेरा वेट एवरेज जो है ना वो 1.5 से बढ़ रहा है, तो प्लेयर्स का जो वेट होगा ना वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, और उनके बीच का गैप कितना होगा, जितना हमारा एवरेज बढ़ रहा है उसका दोगुना, जितना हमारा एवरेज बढ़ रहा है उसका दोगुना होगा प्लेयर्स के वेट का गैप कंसेक्यूटिवली। तो मैं कहूंगा ये a है, तो ये a+3 फिर a+6 ऐसे चलेगा। तो मैंने जो ट्रिक में बताया आपको उसमें भी वही चीज बताई मैंने कहा जो गैप होगा मेरे पास, जैसे 5 प्लेयर्स है ना, तो एवरेज में 1.5 का था, तो मैंने कहा एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर तक जाने में हमारा इंक्रीज कितने का होगा, 3 का होगा। ठीक है, पहले से 5वें पे जाऊंगा तो 5 - 1 4 गैप आएंगे, हर एक गैप कितने का है, 3 का, तो कितना वेट में डिफरेंस होगा, 12 का। ये पूरा कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है 8 नंबर्स हैं, इनका एवरेज 221 दे रखा है, और कहता है कि जो नंबर P और नंबर Q है ना ये 2 डिजिट के नंबर्स हैं, कुछ इस तरीके से कि जो यूनिट डिजिट है P की वो 1 कम है Q से, और जो 10th डिजिट है P Q की वो 1 कम है P से। तो हमें बताना है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ P क्या होगा। ध्यान से समझेंगे, अच्छा सवाल है। देखो P मेरा 2 डिजिट नंबर है, तो मैंने कहा P 2 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है, इसे मैं XY लिख सकता हूं, और अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हम इसे 10x + y ऐसे लिखेंगे। अगर x एक डिजिट है, y एक डिजिट है, एक नंबर है xy, तो ऐसे तो लिखेंगे। मान लो मेरे पास नंबर है 76, तो मैं इसे ऐसे तो लिखता हूँ, यूनिट प्लेस पे डिजिट है तो ये एज इट इज, 10th प्लेस पे है तो 7 × 10 कर देते हैं। अगर यहाँ पे 176 होता तो मैं कहता +1 × 100, 100 प्लेस वाले में 100 ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ऐसे xy डिजिट है तो नंबर बनेगा ये। ऐसे मेरे पास एक नंबर है Q, कहता है यूनिट डिजिट ऑफ P इज 1 लेस देन दैट ऑफ Q, Q से 1 कम है, तो Q मैं कह सकता हूं 1 ज्यादा होगा यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पे ये y है तो ये मेरा y+1 हो जाएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, जो 10th प्लेस पे डिजिट है क्योंकि वो 1 लेस है P से, तो ये x है, तो ये मेरे पास x - 1, तो डिजिट्स मेरी ये होंगी, और जो नंबर होगा मेरे पास वो क्या होगा, वो होगा आप कहेंगे सर 10x - 1 + y+, ये दोनों नंबर मिल गए। अब इन सभी नंबर का हमें कहता है कि भाई एवरेज है इतना, तो सम मैं कह सकता हूं 8 नंबर है, सम करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम को इक्वेट ही करते हैं हम, तो 8, 6 और 1 7 यही आएगा 8 × दिस करके। और अब इन सब का सम कर लो, अगर आप ये और ये सम करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो देखो कितना निकल के आ रहा है मेरे पास। ठीक है, पहले यूनिट डिजिट से कर लेते हैं, 6 और 2 8 17 26 28 35, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 15 58 सर 159 166, ठीक है, ये आएगा 1665 प्लस। अब ये x p और q को भी जोड़ना है, तो 10x और यहाँ पे 10x, तो 20x, यहाँ पे y है 2y,
और मेरे पास यहाँ पे क्या है, -10 है और +1 है, तो माइनस का 9, यही बचेगा। आप देखेंगे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, तो इसमें से अगर आप 9 घटा देंगे ये वाला पार्ट, तो ये मेरे पास 6 हो जाएगा, 56, 1656 इसमें से घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 2, ये आ गया 112। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसे कर देता हूं, 20 में 2 कॉमन ले लिया, 10x + y, ये किसके बराबर आ गया मेरे पास, ये 112 के बराबर आया था, तो 2 से काट दूंगा तो ये वाली वैल्यू हो गई 56। अब देखो क्वेश्चन खत्म हो गया, हमें क्या बताना था, हमें x और y का सम बताना था, मुझे बताना है x + y, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ p। ठीक है, तो ये 10x + y होगा, 10x + y अगर 56 है तो मुझे कुछ दिमाग नहीं लगाना x और y के लिए, ये मेरी x होगी और ये मेरा y होगा, तभी तो 10x + y, ये p बन गया ना पूरा का पूरा। और अगर ये ऐसा ही है तो मेरे पास यहाँ पे इन दोनों की सम ऑफ डिजिट्स 5 + 6 कितना हो गया, 11 हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, क्लियर। तो इंडिविजुअली x और y आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है, 10x + y अगर 56 है तो मतलब क्या है, x मेरा 5 है और y मेरा 6 है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला तो इजी सा सवाल है हमारे पास, कहता है 2 कार हैं जो बैंगलोर से मैंगलोर की तरफ जा रही है 40 km/h और 65 km/h की स्पीड से। एक कार को 2 घंटे कम लगते हैं जर्नी को कवर करने में, तो डिस्टेंस बता दो मैंगलोर और बैंगलोर में क्या होगा। इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट बेसिक से भी कर सकते हो। हमें डिस्टेंस बताना है, देखो टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो दो डिस्टेंस दोनों सेम कवर कर रहे हैं, एक 40 की स्पीड से कवर कर रहा है, एक 65 की स्पीड से, तो किसे ज्यादा टाइम लगेगा, जो कम स्पीड से कर रहा है उसे ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये टाइम ज्यादा है, इसमें से अगर ये वाला टाइम घटा दो तो इनके टाइम का डिफरेंस दे रखा है 2। आपको बताना है यहाँ पे डी का मान क्या होगा, तो डी को कॉमन ले लिया, 65 में से 40 घटाऊंगा तो 25, ये 40 इंटू में 65 होगा और इंटू में इक्वल्स टू 2। सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन भी बहुत ही ज्यादा आसान है। आप 5 से काटेंगे तो 8, 5 से काटूंगा दोबारा तो 13, 13 इंटू 8 104, इंटू में 2 108, 208 सॉरी। क्लियर है, कुछ नहीं था इस सवाल में। रेशियो मेथड से करना चाहते हैं तो आप कहते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो मेरे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो 40/65 है, जिसे मैं 8/13 लिख सकता हूं। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, 13/8 हो जाएगा। टाइम का डिफरेंस 5 रेशियो किसके बराबर, हमें दे रखा है 2 घंटे के बराबर, तो हमारे पास 8 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 इंटू 8/5, ये हो गया मेरे पास 8 रेशियो का मान। ये तो मेरे पास टाइम आ गया, स्पीड थी 65, तो इसमें 65 से गुना कर दोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, तब भी आपके पास ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 208। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। अगला सवाल मेरे पास कहता है एक ट्रेन नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रही है, ये ओवरटेक करती है राज और मधुर को, हुआ जो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, 2 km/h और 4 km/h की स्पीड से 9 और 10 सेकंड में इन्हें ओवरटेक करती है। तो अगर ट्रेन की लेंथ x मीटर है तो आप बता दो वैल्यू ऑफ x क्या रही होगी। अगर ट्रेन को एक पर्टिकुलर पर्सन को क्रॉस करना है तो उसे अपनी लेंथ को क्रॉस करना पड़ता है ना। तो डिस्टेंस जनरली इस तरह के क्वेश्चन में ट्रेन की लेंथ ही होती है मेरी, है ना। अच्छा, अगर मैं सोल्व करता हूं तो मैं मान लेता हूं हमारे पास यहाँ पे ट्रेन की स्पीड क्या है, s है। पहले वो किसे कवर करेगी, राज को कवर करेगी, उसकी स्पीड दे रखी है 2, तो रिलेटिव स्पीड ये हो जाएगी km/h में, और टाइम कितना लग रहा है 9 सेकंड, तो इनटू में 9, लेकिन ये km/h में, ये भी हमने km/h में माना है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 5/18 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत यहां पे नहीं, ये मेरा ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। इसी तरीके से ट्रेन मधुर को भी क्रॉस करती है, मधुर की स्पीड है 4 और इसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगाती है 10 सेकंड, तो km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये, और यहाँ पे 10। अब देखो मुझे लेंथ चाहिए तो या तो यहां से या यहां से किसी से भी मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले s निकालना है। s इन दोनों को सिंप्लीफाई करके निकाल लो, 5/18 कट नहीं है दोनों में,
फिर मेरे पास यहाँ पे देखो 9s है और यहाँ पे 10s है, तो इधर बचेगा s। 10 इंटू 4 -40, इधर -18, इधर प्लस का 40 -18, ये वाली वैल्यू आ गई 22। ध्यान रखना जो 22 आई किसमें आए, किलोमीटर पर आवर में माना था मैंने, 5/3 से तो बाद में कन्वर्ट किया था मीटर पर सेकंड में। एस किसमें माना था मैंने, किलोमीटर पर आवर। एस अगर 22 आ गया यहाँ पे पुट कर दो, 22 - 2 20, इंटू में 5/18 इंटू में 9, 9 से काटूंगा 2, 2 से काटूंगा 10 और ये आ गया 50। ये क्या हो गया मेरा डिस्टेंस या फिर ट्रेन की लेंथ। चले आगे, करवा रखे इस तरह के भी सवाल। रेस से रिलेटेड सवाल है। एक 5 किलोमीटर की रेस है जिसमें ए बी को हराता है 750 मीटर से और सी को हराता है 1260 मीटर से। तो हमें बताना है कितने डिस्टेंस से बी सी को हराएगा। मल्टीपल टाइम्स करवा रखे हैं। लीनियर रेस में सबसे पहले यही सवाल करते हैं, अगर ए बी और सी की रेस हो रही है और ए बी को हरा रहा है तो मान लो कांस्टेंट टाइम तक ही दौड़ेंगे। अगर ए दौड़ रहा है कितना, 5 किलोमीटर की रेस है तो 5000 मीटर, बी हार रहा है उससे 750 मीटर से, तो बी ने कितना दौड़ा हुआ, इसमें से 750 घटा दो आप, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 4250। बी इतना दौड़ा होगा। सी भी ए से सेम रेस में कितने मीटर से हार रहा है, 1260 से, तो इसमें 1260 घटाओगे तो 40 और ये 37, यही आएगा। तो मैं कह सकता हूं टी टाइम के अंदर अगर ए इतना दौड़ेगा तो बी इतना दौड़ेगा और सी इतना दौड़ेगा। ठीक है, टाइम मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट। हमें बताना है सेम रेस के अंदर बी सी को कितने टाइम से, कितने डिस्टेंस से हराएगा। तो अब रेस कितनी है, 5 किलोमीटर 5000 मीटर की है ना, तो बी को मुझे 5000 मीटर दौड़ाना है। अगर बी इतना मीटर दौड़ता है तो सी इतना मीटर दौड़ता है। अगर बी को 5000 मीटर दौड़ाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप कहेंगे सर 4250 है, 4250 से डिवाइड कर दो और 5000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी इतना दौड़ेगा। और इतने में सी कितना दौड़ेगा, आप कहेंगे सर 3740, इसमें भी सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फैक्टर से, तो मेरे पास 5000 डिवाइडेड बाय 4250। यहां सी कितना दौड़ेगा जब बी मेरा 5000 मीटर दौड़ेगा, ये मुझे मिल जाएगा और इनका जो डिफरेंस होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। क्या वैल्यू आएगी, पहले तो 0 से 0, फिर 25 से काट दो 20 और यहां पे मेरे पास एकम और 17, 17 से ये कटना चाहिए पूरा का पूरा, दूनी दूनी दूनी, तो 220 इंटू में 20 4400। ये सी इतना चलेगा जब ये कितना चलेगा 5000, तो कितने डिफरेंस से हराएगा ये सी को, 600 से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला सवाल मेरे पास, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसके अंदर P और Q अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, मान लो P इधर चल रहा है, Q इधर चल रहा है। P कंप्लीट्स 2 राउंड इन 1 मिनट। तो मैं कह सकता हूं P की स्पीड क्या हो गई, अगर ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है, ये R डिस्टेंस है पूरे राउंड का, तो 2R पर मिनट, इतनी दूरी P की स्पीड हो गई है। राउंड की फॉर्म में मान लो, डिस्टेंस इसकी फॉर्म में मान लो ना, डिस्टेंस अपन में टाइम यही होता है। क्यों क्या करता है, क्यों 3 राउंड कंप्लीट करता है सेम टाइम के अंदर, तो क्यों की स्पीड कितनी हो गई, 3 राउंड पर मिनट। अब दोनों के दोनों सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और 2 मिनट तक चलते हैं, तो P इधर चलेगा और Q इधर चलेगा। ठीक है, तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन 3 की, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये रिलेटिव स्पीड तो ऐड हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं 5 राउंड पर मिनट। 1 मिनट में ये रिलेटिवली जो डिस्टेंस कवर करेंगे 5 राउंड कवर करेंगे। अच्छा, जब दोनों मिलके 1 राउंड कवर करेंगे तो एक बार मिलेंगे। मैं कह रहा हूं यहां पे P इतना चला, Q इतना चला, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया, मान लो ये पहली बार यहां पे मिले तो रिलेटिव डिस्टेंस तो R ही कवर हुआ। जब R कवर हुआ तो वो एक बार मिले। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो अगर वो 5R पर मिनट चल रहे हैं तो मैं कह सकता हूं 1 मिनट में वो कितनी बार मिलेंगे, 5 राउंड लगा देंगे दोनों मिलके, तो 5 टाइम्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हमसे कहता है हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट ऑन द ट्रैक बिटवीन स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के बीच में जब बिटवीन दे दे और एंड दे दे, तो उस केस में स्टार्टिंग वाले में जो मिला वो भी नहीं काउंट होगा,
जो लास्ट मोमेंट में मिले वो भी काउंट नहीं होगा, है ना। तो अगर हम ध्यान दें कितनी बार मिलेंगे बीच में वो, तो 2 मिनट में कितने बार मिलने हैं वो, आप कहेंगे सर 1 मिनट में उनका मुलाकात जब स्टार्ट पॉइंट को अगर मैं छोड़ दूं जब मिले तो 5 बार मिलते हैं, ठीक है। 2 मिनट में कितनी बार मिलेंगे, 10 टाइम्स मिलेंगे। लेकिन जब 2 मिनट कंप्लीट हो रही है तो वो आखिरी बार मिल रहे हैं ना, बिल्कुल लास्ट मोमेंट जैसे 2 मिनट कंप्लीट होगी तब भी वो 1 बार मिलेंगे। लेकिन हमें वो वाला हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें बीच का पूछा है, स्टार्टिंग से लेके एंड के बीच में कितनी बार मिलेंगे, तो वो कितनी बार मिलेंगे, 10 - 1 9 टाइम्स मिलेंगे। क्लियर है सभी लोगों को या नहीं है? अगर आप चाहते हो इसे मैं और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूं तो मैं बिल्कुल आपको लिख के एक एक चीज निकाल के भी, रेशियो निकाल के भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। एक्सप्लेन वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन आपको डायरेक्टली ये समझना पड़ेगा कि मैंने कहा रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 5 राउंड पर मिनट की हो गई, तो 1 मिनट में वो 5 राउंड काट रहे हैं दोनों मिलके, तो कितनी बार मिलेंगे, जैसे ही 1 राउंड कंप्लीट होगा उनका मिलन तो होगा ही ना, ठीक है। जैसे ही उनका 1 राउंड कंप्लीट होगा दोनों का मिला के, तो राउंड कंप्लीट कब होगा, यहां से कुछ चला, ये यहां से कुछ चला, ये दोनों यहां पे मिल गए, तो राउंड रिलेटिव डिस्टेंस इनका क्या हो गया, कवर हो गया, तो 1 बार हो गया। ऐसे कितनी बार हो रहा है 1 मिनट में, वो 5 बार मिल रहे हैं स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। तो 2 मिनट में कितनी बार मिलेंगे, 5 + 5 10 बार मिलेंगे। लेकिन आखिरी वाला जो है उसके बीच का पूछना है, लास्ट मिनट कंप्लीट होने से पहले तक का बताना है हमें, तो लास्ट बार जो मिलेंगे वो काउंट नहीं होगा, तो वो 9 बार ही मिलेंगे। क्लियर है सभी लोगों को? इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछे गए थे, अभी एग्जाम हुआ था, सीएचएसएल में भी पूछे गए थे। चलें आगे। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चंस देखेंगे। यहां पे क्या आता है, एक शॉपकीपर ने 3 स्कीम दी, कस्टमर के लिए कौन सी स्कीम सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी। पहला है 25 आइटम्स परचेज करी और 30 मिल गई, तो आप उसे क्या हुआ, आप कहेंगे सर फ्री आइटम्स कितनी हो गई, 25 आइटम्स के पे करेगा, मिल जाएंगी 30 आइटम्स। तो दुकानदार के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उसकी दुकान से गई 30 आइटम्स और उसने पैसे चार्ज करे 25 आइटम्स के, है ना। तो कितनी आइटम्स फ्री दे दी, 5 आइटम्स फ्री दे दी, तो डिस्काउंट कितना हो गया, आप कहेंगे सर 30 पे 5 इंटू में 100%, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, ठीक है 1/6, तो 16.66% ऐसा कुछ डिस्काउंट जाएगा मेरे पास। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, फ्री आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल आर्टिकल्स इंटू में 100%, यही पढ़ते हैं हम, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या था, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 18%, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इक्वल डिस्काउंट ऑफ 15%। हमको ऑलरेडी ये चीज पता है कि ज्यादा डिस्काउंट किस में होगा, 12 और 18 में होगा या फिर 15, दोनों 15 में होगा। तो ज्यादा डिस्काउंट तब होता है जब हमारे पास मान लो दोनों चीजों का सम सेम बन रहा है, लेकिन जिसमें बड़ी कोई भी वैल्यू मुझे दिख जाए तो वहीं पे हमें ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। क्यों मिलता है मैं समझाता हूं। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए और बी 2 इफेक्टिव डिस्काउंट दिए जाए तो डिस्काउंट होता है ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय 100%। इफेक्टिव डिस्काउंट यही होता है। तो अगर मैं यहां पे निकालूंगा तो 12 + 18 30, माइनस में 12 इंटू में 13 करेंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी, इतना इफेक्टिव डिस्काउंट बना। इस केस में मेरे पास बनेगा 15 + 15 माइनस में 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100%। कौन से वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये या ये। अगर आप देखेंगे यहां पे माइनस में मेरे पास ये वाली चीज बड़ा है, तो जो घटेगा, जो घटने वाली चीज है वो यहां पे ज्यादा बड़ी होगी। 12 इंटू 18 करोगे आप तो ये वाली वैल्यू 216 बनती है और ये वाली वैल्यू बनती है 225। तो यहां पे मैं ज्यादा वैल्यू घटा रहा हूं ना, तो डिस्काउंट कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा डिस्काउंट होगा। कस्टमर को क्या चाहिए, ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो ये मेरा बेटर आंसर होगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 30 माइनस 2.16, तो ये वाली वैल्यू 27.84 आ गई। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां मिला, स्कीम बी में मिला। तो ओनली बी, दिस विल बी माई राइट आंसर। एसएससी में जो आंसर दे रखा था, आंसर के हिसाब से सी दे रखा था, जो कि गलत था। क्लियर है सभी लोगों को?
ठीक है। और इसमें ये चीज हम इस तरीके से भी निकाल लेते हैं, इफ, ये ध्यान रखना, इफ a प्लस बी कॉन्स्टेंट हो जाए मेरे पास, a प्लस बी बराबर हो, तो उस पर्टिकुलर केस में जो ए बी होता है ए बी की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब a इक्वल्स टू बी हो। ठीक है, ये बस ये रिलेशनशिप याद रख लेना, अलजेब्रा में पढ़ते हैं। तो ए बी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इन दोनों का सम ये भी 30 ये भी 30। तो मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों वैल्यू क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। अगर ये मैक्सिमम होगा तो डिस्काउंट मेरा कम हो जाएगा। ठीक, तो कस्टमर को तो ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो कस्टमर के लिए कौन सी स्कीम सबसे बेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी। दुकानदार के लिए पूछता सबसे बेस्ट स्कीम कौन सी है, वो होती है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, एक फ्लैट है जिसकी कीमत है 9,50,000 रुपए, ये लक्ष्मण ने बेचा भरत को 8% के प्रॉफिट पे। अब भरत ने वापस लक्ष्मण को बेचा 3% के लॉस पे। तो हमें बताना है गेन और लॉस परसेंट ऑफ लक्ष्मण इन दी होल ट्रांजेक्शन। बड़े ध्यान से समझना, पहले भी पूछा जा चुका है इस टाइप का सवाल। देखो, ये कोई भी कीमत है, ठीक है, 9 लाख, 9.5 लाख है, तो 9.5 लाख लिख देता हूं, अभी तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं। लक्ष्मण ने बेचा भरत को कितने पे, 8% के प्रॉफिट पे, तो इसके 108% पे बेचा होगा, तो ये तो हो गई भरत की कीमत। अब भरत ने इसे बेचा 3% के लॉस पे। अब भरत को जो पड़ा वापिस लक्ष्मण को बेच रहा है ना, तो अगर भरत का फायदे में बेचता भरत, तो जितने फायदे में बेचता वही लक्ष्मण का लॉस हो जाता, क्योंकि वापस लक्ष्मण के एंड पे क्या हुआ, पहले चीज उसने भरत को बेची और फिर वापस भरत से ले ली। अब जो भरत है, जो भरत ने प्रॉफिट कमाया होगा वही लक्ष्मण का मेरा लॉस हो जाएगा, और जो भरत ने लॉस कराया होगा वही लक्ष्मण का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्योंकि एक को फायदा एक को नुकसान तो नहीं है, क्योंकि चीज जिसके पास थी वापस उसके पास ही घूम के आ गई, बीच में पड़ा भरत। तो अगर भरत को लॉस जितने का होगा उतना ही लक्ष्मण का प्रॉफिट होगा, भरत का जितना ही प्रॉफिट होगा उतना ही लक्ष्मण का क्या होगा, लॉस होगा। ये चीज आप समझ लो। अगर ये चीज समझ में आ गई आपको, तो हमें यहां पे समझ में आया कि भरत को तो पड़ी इतने की, भरत ने लक्ष्मण को वापस बेची 3% पे लॉस पे। तो यही जो भरत का कॉस्ट प्राइस है, इसका जो 3% का लॉस है, इस यही 3% का प्रॉफिट बनके किसे मिल जाएगा, लक्ष्मण को मिल जाएगा। लक्ष्मण को क्या फायदा हुआ इस पूरी ट्रांजेक्शन में, उसे तो बस ये फायदा हुआ ना कि उसने भरत को बेची, भरत ने 3% लॉस में वापस लक्ष्मण को बेची, तो ये 3% का जो फायदा है, ये भरत का तो हो गया नुकसान और लक्ष्मण का हो गया फायदा। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, सोल्व करके अपना आंसर निकाल लीजिए। बाकी जीरो वगैरह तो जाती रहेंगी। आप ये देख लीजिए कि जीरो से अलावा अगर मैं जीरो को स्किप करूं, यहाँ पे क्या क्या यूनिट डिजिट चल रही है मेरे पास, अच्छा ये 4 वैल्यूज में चल रहा है। चलो मैं जीरो को भी पूरा लिख देता हूं, लैक्स था ना, तो 95 के बाद मेरे पास यहाँ पे 4 जीरो थी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 95 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही था ना मेरे पास ये वाली वैल्यू। आप कहेंगे सर ये परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो, ये परसेंट हटाओगे 2 जीरो, तो एंड रिजल्ट मेरा ये मिलेगा। अब इसे सोल्व करके अपना आंसर निकाल लो कि आपके पास वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, 95 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे 54 कर देते हैं, इसे 3 कर देते हैं, और ये हमारा मैंने 95 को 2 से करा तो ये 190 आ जाएगा, तो ये 190। अब कैलकुलेशन आसान दिख रही है आपको। अब देखो एक जीरो तो एडिट आ जाएगी, जीरो से लास्ट डिजिट देख लो, दो ऑप्शन में सेम है और अलग अलग भी है, तो देख लेते हैं, 4 तिया 12, 2 निम्मा 18, तो 80 आएगा मेरे पास जो भी आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को, चलें क्या आगे अब हम। ठीक, अगला सवाल हमारे पास ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कहता है एक रिटेलर ने अनाउंस किया 25% का डिस्काउंट एक फोन पे एमआरपी पे जो दे रखा है 48,000, कॉस्ट प्राइस 45% बिलो है एमआरपी के। वो फर्दर अनाउंस करता है कि अगर आप कोई अपना पुराना फोन दे दोगे तो आपको 7.5% का और डिस्काउंट दे देंगे। हमसे पूछा है रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंटेजेस ऑफ द रिटेलर व्हेन द रिटर्न ऑफ द ओल्ड मोबाइल फोन स्कीम टू दैट विदाउट द रिटर्न ऑफ द ओल्ड मोबाइल फोन स्कीम। ठीक है,
अब प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो देखा पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। प्रॉफिट परसेंट होता है मेरा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100%। अच्छा, ये प्रॉफिट भी क्या होता है, अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, ये होता है मेरे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम हो गया, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अगर कॉस्ट प्राइस मान लो ये SP1 है, ये CP है, मेरे दूसरे आर्टिकल का हो जाएगा SP2 माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू में 100%। यही होगा दूसरे आर्टिकल का मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज। अगर इनका रेशियो देखूं तो मेरे पास कुछ और नहीं है, रेशियो क्या होगा SP1 माइनस CP रेशियो SP2 क्या ये छोटी सी चीज आप सभी लोगों को समझ में आ गई कि अगर मुझसे प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो पूछे, वो कुछ और नहीं होता सेलिंग प्राइस 1 माइनस CP सेलिंग प्राइस 2 माइनस CP, अगर कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या हो गया सेम हो गया, तो बेसिकली ये क्या है, इनके प्रॉफिट्स का ही रेशियो हो जाता है, ठीक। और ये इसे आप प्रॉफिट 1 भी लिख सकते हैं, रेशियो प्रॉफिट 2 भी लिख सकते हैं। अब देखो मेरे पास क्या दे रखा है, कोई भी एक मोबाइल फोन रहा, उसमें वो 25% का तो डिस्काउंट दे ही रहा है, तो मैंने मान लिया कॉस्ट MRP मेरे पास क्या है 100 है, 45% बिलो MRP का मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, तो 45% काट लो, इसका 45 कट गया तो मेरे पास बचा कॉस्ट प्राइस 55। आप चाहते तो इसे रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते थे कि आप इसे MRP को 20 मान लेते और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती, 11 आ जाती। इस तरीके से भी लिया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। चलते हैं आगे हम। अब देखो वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, जब हमसे रेशियो में चीजें पूछी हैं तो हमें सिर्फ परसेंटेज देखना है। पहले क्या करता है वो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, एक बार जब वो 25% का डिस्काउंट देगा तो 100 पे 25% का डिस्काउंट काट लो, 3/4 रह जाएगा। दोनों ही स्कीम्स में ये चीज तो हो ही रही है कि ये 25% का डिस्काउंट तो काट ही रहे हैं। हमसे रेशियो कौन सा पूछा है, एक बार जब वो ओल्ड मोबाइल फोन भी रिटर्न कर रहा है, ओल्ड मोबाइल फोन रिटर्न कर रहा है तो 7.5% का डिस्काउंट और मिल रहा है। 7.5% कितना होता है अगर आपको पता हो, ये होता है 3/40। तो 3/40 का डिस्काउंट और दे देगा तो बचेगा कितना 37/40। ये मेरा ओल्ड फोन के साथ सेलिंग प्राइस है, ये विदाउट ओल्ड फोन के साथ सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट निकालना होगा तो इसके अंदर कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे 55 और यहां पे भी 55 माइनस कर देंगे। सॉल्व करके आपको अपना बताना है कि आंसर क्या आएगा रेशियो। एक जीरो से ये एक जीरो एलिमिनेट हो जाएगी, ये मेरे पास 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर काटूंगा मैं तो 4 से काटूंगा 25 आ जाएगा। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे 5 से चीजें कट जाएंगी, तो ये 5 है और ये 11 है, ये 5 है और ये 11 है, ठीक है। वही 20 और 11 ले लेते तो ज्यादा सही रहता, तो कुछ ज्यादा बचता नहीं हमारा। नीचे 8 है, ठीक है। तो ये 3 इंटू 37 111 होता है, ये हमें पता है। ये डिनोमिनेटर 8 इंटू 11 करूंगा तो 88 आएगा, डिवाइडेड बाय 8 है, और यहाँ पे मेरे पास 15 माइनस 11 ये 4 है, तो ये मेरे पास इधर बचा 23 और ये आ गया 32। दिस इज माई आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है गारमेंट शॉप पे बैनर लगा हुआ है कि बाय 2 गेट 5, 2 खरीदो और 5 पाओ। शॉपकीपर ने सभी शर्ट्स को सेम अमाउंट पे MRP लगा दिया है। गौरव विद हिज रिलेटिव एंड द शॉपकीपर गेव हिम, गौरव उसका रिलेटिव था शॉपकीपर का, तो शॉपकीपर ने उसे एडिशनल 2% का डिस्काउंट टोटल बिल पे और दे दिया। गौरव ने 5 शर्ट खरीदी और 1274 रुपए पे करे, तो हमें बताना है मार्केट प्राइस क्या होगा एक शर्ट का, ठीक है। तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ये आप ध्यान से समझिए। पांच शर्ट का MRP कितना होगा 5M होगा, ठीक है। इस पे कुछ डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। गौरव ने फाइनली जो पे करा वो कितना करा 1274 पे करा,
ये एमआरपी हो गया, ये मेरा टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। तो एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट दिए गए। कहते हैं बाय टू गेट 5, तो 2 के पैसे पे करो और 5 ले जाओ। तो कहते हैं कि 5 दिए गए लेकिन पैसे कितने के चार्ज हुए, 2 के, तो एक डिस्काउंट तो ये हो गया। दूसरा 2% का और एडिशनल डिस्काउंट, 2% का डिस्काउंट दे दिया तो 98% में बेचेंगे। 98% क्या होता है 49 डिवाइडेड बाई 50, और ये आ गया सेलिंग प्राइस। हमें एक शर्ट का एमआरपी बताना है, तो एम का मान बताना है। सोल्व कर लेंगे। 5 से तो देखो ये 5 एलिमिनेट हो गया, 2 से काट दूंगा तो ये 25 आ जाएगा। 25 अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो क्वेश्चन खत्म हो गया। आप कहेंगे सर एमआरपी है 25, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा आंसर 25 का मल्टीपल होगा। 25 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट 25 से कटनी चाहिए, जो कि 4 ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में कट रही है, इसमें नहीं कट रही, इसमें नहीं कट रही, इसमें नहीं कट रही। ठीक है, 25 का मल्टीपल कौन सा, एक ही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी डेट इज 650, यही आंसर आ सकता है। खत्म। अगला सवाल मेरे पास, एक शॉपकीपर के पास 2 प्रमोशनल ऑफर है। पहला है बाई 3 शर्ट्स गेट 1 शर्ट फ्री, और दूसरा है 25% डिस्काउंट ऑन दी मार्क प्राइस। कस्टमर 5 बाय करता है दोनों ऑफर को यूज करते हुए, तो हमें बताना है कि उसे टोटल कितना डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट के लिए एमआरपी और सेलिंग प्राइस आप देखते हैं। मैंने मान लिया मेरे पास एक शर्ट का एमआरपी है एम, तो 5 उसने टोटल खरीदे तो एमआरपी हो गया इतना। सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, पहले तो उसने कहा कि बाय 3 गेट 1 फ्री, तो 4 तो कस्टमर की यहीं पे परचेज हो गई है ना। कितने के पैसे पे करे, 3 के पैसे पे करे, तो 3M। बाद में जो लास्ट बची अब एक और है, क्योंकि दोनों ऑफर यूज करे उसने, उस पर 25% का डिस्काउंट मिल गया, तो उसका कितना करा होगा, एमआरपी का भी 25% कम कर दो, 75% जो होता है 3/4। क्या टोटल उसने इतना पे करा। अगर मैं सोल्व करता हूं यहां पे, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 5:4, 3 जा 12 और 3 15 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे काट दूंगा 3, और ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास, तो 4:3। अगर एमआरपी 4 है तो सेलिंग प्राइस 3 है, कि डिस्काउंट कितने का हो गया, 1 का हो गया। तो 1 का डिस्काउंट 4 पे कितना होता है, 1/4 गुना में 100, ये वाली वैल्यू तो होती है मेरे पास 25%, एंड दिस इज माई आंसर। क्लियर है। अगले सवाल पे चले हम। बाकी अगर आप दो ध्यान दें इस क्वेश्चन में, तो देखो ये 25% का डिस्काउंट है। अगर वो 3 के साथ 1 फ्री दे रहा है, तो टोटल डिस्काउंट कितना होता है, आप कहेंगे 4 पे 1 फ्री, मतलब 4 टोटल दी जा रही है, 1 फ्री में मिल रही है, इनटू में 100%, ये भी 25%, दोनों ही डिस्काउंट 25% के हैं, तो दोनों स्कीम बिल्कुल सेम है। तो 5 कोई ले रहा है या जितनी भी ले, नेट डिस्काउंट मेरा 25% का ही रहने वाला था इस क्वेश्चन में। अगला सवाल हमारे पास, देखो क्वेश्चन में कहता है एक शॉपकीपर ने एक रेफ्रिजरेटर और एक गीजर बेचा 30,400 रुपए का। तो इस पे उससे प्रॉफिट हो रहा है रेफ्रिजरेटर पे 25% और गीजर पे हो रहा है 10%। तो आप कह सकते हैं अगर रेफ्रिजरेटर का जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस होगा उस पर 25% का प्रॉफिट, तो इसका 125%, और यहाँ पे गीजर पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो गीजर का 110%। ये किसके बराबर हो गया, 30,400 के बराबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर वो दोनों को 30,700 का बेचता है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसे 10% का प्रॉफिट होता है रेफ्रिजरेटर पे, और उसे 25% का प्रॉफिट होता है गीजर पे। ये हमें दे रखा है। हमें बताना है अगर गीजर को वो 117% प्रॉफिट बेचे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो गीजर का 117% हमें बताना है। ये बेसिक से पूरी इक्वेशंस मैंने बताई। इसे मल्टीपल तरीके से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास ये समझ में आया कि जो आंसर है वो ये होगा। अब देखो 117 वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बनती है 9 × 13। तो चांसेस है जो मेरा आंसर होगा वो 9 का और 13 का मल्टीपल होगा। चारों ऑप्शन में से आप 9 और 13 के मल्टीपल देखिए। 9 का चेक करना आसान है मेरे लिए। सम ऑफ डिजिट 9 से कटनी चाहिए। 8 और 3 11, ये 9 से कट रहा है। 6 और 8 15, 6 और 8 14, नहीं कट रहा।
ये मेरे पास 11 और 5 16 नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहे, तो 3 और 7 नहीं कट रहा, तो यही आंसर हो सकता है। विदाउट कैलकुलेशन लास्ट लाइन से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। और आप इसे डबल वेरीफाई करने के लिए 13 से चेक करोगे, 13 से भी कट रहा है क्या? 13 1 जा 13, 33 2 जा 78, 6 जा 13 से भी कट रहा है, तो यही आंसर हो सकता है। ऑप्शन ऐसे ही था। बाकी बेसिक से करना है तो आप इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को कुछ इस तरीके से सोल्व कर लो और अपना आंसर निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है सक्सेसिव डिस्काउंट्स 26% और 22.5% के दिए गए एक आइटम पे, और उसके बाद भी उस पे प्रॉफिट हुआ 24% का। अगर कॉस्ट प्राइस इतना है तो मार्क प्राइस बता दो। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस को जोड़ता है सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है 925, इस पे प्रॉफिट हुआ 24% का, तो इसका 124% किसके बराबर हो जाएगा? एमआरपी है, उस पर 2 डिस्काउंट है, 26 का दिया तो 74% पे बेचेंगे, 22.5 का दिया तो कितने परसेंट में बेचेंगे? 22.5 को सिंप्लीफाई कर लो, ये होता है मेरे पास 9/40, क्योंकि पॉइंट में लिखूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो 31/40 में बेचेंगे। ठीक है, ये होएगा। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लो। एमआरपी का मान बताना है ना, परसेंट से ये परसेंट गया, 31 से ये 4 टाइम्स गया, 4 से ये काटूंगा तो 2 आ जाएगा और ये 37 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 40 इंटू में 2 80, 925 डिवाइडेड बाई 37, ये हो गया हमारा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 80 दिख रहा है, आंसर 80 का मल्टीपल होगा, ये तो कुछ काट नहीं पाएगा। 80 का मल्टीपल मतलब लास्ट की वैल्यू 0, 2 ऑप्शन में है, बाकी की उसके बाद की 3 डिजिट मेरी 8 से कटनी चाहिए, 220 8 से नहीं कटता, 200 800 कट जाएगा, तो यही आंसर होगा। ठीक है, चले आगे। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कुछ पैसे बन जाते हैं इतने सिंपल इंटरेस्ट पे 9.25% के हिसाब से 5 साल। हमें बताना सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पे 8.6% पर एनम के हिसाब से 54 मंथ्स में। ठीक है, देखने में मुश्किल लग रहा है मुश्किल। एमटीएस का मोस्ट डिफिकल्ट सवाल था ये, सारे क्वेश्चंस में टोटल 65 या 66 शिफ्ट में पेपर हुआ था, हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चंस थे, तो आप निकाल लो कितने क्वेश्चन में सबसे मुश्किल जो सबसे कम बच्चों ने किया था। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, एक एक करके हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, 32, 34, 37, 3600, तो सब में जो गैप है लगभग 100 के आसपास का गैप भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन वही है, चलो देखते हैं। जनरली प्रिंसिपल हम 100% मान लेते हैं, दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है। पहला कहता है कि ये इतना अमाउंट बनता है मेरा जब 9.25% का रेट हो और 5 साल की बात की जा रही हो। 9.25 को आप 1/4 लिखते हैं, तो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई करेंगे 37/4 हो गया, तो 37/4 इंटू में 5 करूंगा, 37 इंटू में 5 कितना होता है? 185 डिवाइडेड बाय 4, इतना परसेंट। ये तो ब्याज हो गया, असल प्रिंसिपल में जोड़ दूंगा तो टोटल जो अमाउंट बनेगा वो इतने परसेंट बनेगा। ये किसके बराबर है? ये 13893.75 के बराबर है। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी बतानी है? 8.6% 1 महीने के लिए, तो 8.6 54 मंथ्स को कन्वर्ट करो ईयर में, तो 54 डिवाइडेड बाय 12, इतने परसेंट का हमें मान बताना है कि क्या होगा। अगर आप सोल्व करेंगे इसे, देखो तो यही है, ये वाला पार्ट नीचे आएगा और जो इधर बनेगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, पहले तो इसे थोड़ा सा काट लो, 6 से कट गया 9 और ये 2 बचेगा, ये 4.3 आ जाएगा। ठीक है, इसे भी सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो ये 400 और 185 ये बन जाएगा मेरे पास 585 पर बाय 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, इधर है मेरे पास 1389.75 डिवाइडेड बाय 585 इंटू में यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे मेरे पास 4.3 इंटू में 9 है, इसका मान बताना है, तो इंटू में 4.3 इंटू में 9, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब फाइनली इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएंगे ये देख लेते हैं कि क्या क्या कटेगा क्या क्या नहीं कटेगा।
आपको पता है 0.75 क्या होता है? 3/4 होता है। और इसे मैं लिख सकता हूं यहां पे इस वाले में अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये 3 बन जाएगा और ये पूरा 4 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी। ठीक, इसके बाद इधर है, ये 9 से कट सकता है, तो जो कट सकता है वो काट लो। 9 से काटेंगे, 6 जा 54, 45, 5 जा, और अब सोल्व कर लेते हैं। अब मेरे पास चारों ऑप्शन है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक वैल्यू है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। जब मैं 4 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई करो और 3 ऐड करना होगा, तो 4 3 जो 12 और 3 15, 4 9 जा 30, 2 3 कैरी 13 4 जा 50, ये वाली वैल्यू आएगी। इस इनटू में मेरे पास 4.3 है और डिवाइडेड बाय मेरे पास जो फाइनल बचा वो 65। दिस टर्न्स आउट टू बी माय आंसर। अब मेरे को एक चीज तो देखो समझ में आ गई, 75 क्या है? 25 का मल्टीपल है, तो 5 एक तो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 13, तो फिर भी मेरे पास क्या बचेगा? एक 5 बचेगा। 5 इंटू 3 करूंगा तो यूनिट डिजिट मेरे पास 0.5 आएगी। हम ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप पूरा काट लो, क्योंकि दो ऑप्शन है तो हमारा यहाँ पे भी क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा, हमें एग्जैक्टली निकालना पड़ेगा। तो पहले 5 से काट लेता हूँ, 1 1 1 1 5, और फिर मैं 13 से काटूंगा तो मेरे पास 13 8 जा 5 जा, और फिर मेरे ख्याल से 5 ही आएगा। 855 में 4.3 से मल्टीप्लाई करना है। अप्रोक्सीमेशन भी चाहे तो यूज कर सकते हैं, वरना पूरा मल्टीप्लाई कर दो। 43 इंटू में 5 215, 21 6 आएगा, 23 कैरी फॉरवर्ड, 43 इंटू में 8 323 44, और उसमें 23 जोड़ना है हमें, तो 7 6 3676.5, दिस इज माय आंसर। वरना आप जैसे यहाँ पे ये वाली वैल्यू बची थी ना 855, आप देख सकते थे ये 9 का मल्टीपल है ना, तो मेरे पास 0.5 तो मुझे पता चल गया था लास्ट में आएगा, तो इन दोनों में से 9 का मल्टीपल जो होगा वो आंसर बन जाता मेरा। तो ये ऊपर वाला कट रहा है क्या? 10 22 27, 9 से कट रहा है, ये भी दोनों 9 से कट रहे, नहीं होता काम हमारा। चले आगे, अगला सवाल हमारे पास कहता है एक पर्सन ने 18,000 4 साल के लिए 10% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज पे लिए, दूसरे पर्सन को 15% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए ब्याज पे दे दिए। तो हमें बताना है इसका एवरेज गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर क्या हुआ। देखो, जब ट्रांजेक्शन लिए उसने 4 साल के लिए, दिए 3 साल के लिए, लेकिन जो हमारी ट्रांजेक्शन काउंट होगी ना ये पूरे 4 साल की काउंट होगी, इसके आगे कुछ दे नहीं रखा तो हम मानेंगे नहीं कि कुछ हुआ होगा ट्रांजेक्शन या कुछ। 4 साल के लिए अगर लिए तो कितना परसेंट ब्याज भरना पड़ा? 40%। 3 साल के लिए 15% के हिसाब से दिए तो कितना पा लिया उसने पा लिया 15%, 45%। तो डिफरेंस कितना हो गया? उसे प्रॉफिट हुआ 5% का। कितने सालों में? 4 सालों में। तो एक साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5/4%, है ना। एवरेज प्रॉफिट निकालना है पर ईयर, तो टोटल अमाउंट कितना बोरो किया था? इतना। इसका 5/4% निकालना है, तो आप कहेंगे सर 1% तो कितना हो जाएगा? 180 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 4, तो ये इससे काटूंगा 45 इंटू में 5 225, दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, ध्यान रखना जब ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो दे रखी हो उसमें जो हाईएस्ट वाला है हम मानेंगे टोटल ट्रांजेक्शन इतने मैक्सिमम पीरियड के लिए हो गया, उसके हिसाब से हम एवरेज निकालेंगे। अब एक साल उसका पैसा उसने 3 साल के लिए ब्याज पे लगा, एक साल हो सकता है खाली रह गया हो, ठीक है, तो हम उसमें कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे कि शायद कुछ और ट्रांजेक्शन रहती है या कुछ और। एलसीएम एचसीएफ का अच्छा सवाल, ये पहले भी एमटीएस में भी आ चुका है, सीजीएल में भी इस टाइप का रिपीट हो चुका है, जिसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से निकालना और बताना क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हो सकता है 29 निकालें, जो 29 निकालेंगे उनका आंसर गलत होगा। क्यों होगा आप समझ लो, मैंने लग से भी करवाया ये शॉर्ट्स में।
तीन नंबर का रेशियो इतना दे रखा है और एलसीएम है इतना और ये है। अगर नंबर्स ये है, रेशियो ये है, तो जो इनका कॉमन पार्ट होगा वो कटा होगा। कॉमन पार्ट क्या होता है सभी नंबर्स का? एचसीएफ होता है। तो मैं कहूंगा नंबर 1 मेरा क्या होगा? 6H होगा, नंबर 2 मेरा 7H होगा और नंबर 3 क्या होगा मेरा? 3H होगा। अगर मैं इन तीनों का क्या लेता हूं? एलसीएम लेता हूं, तो क्या आएगा? आप कहेंगे सर एक H कॉमन आ जाएगा, और 6 और 3 में एक तो 3, इन दोनों का एलसीएम तो 6 ही है और मेरे पास 7, इनका एलसीएम ये होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में 6 इंटू 7 इंटू 3 इंटू एच कर देते हैं, 6 इंटू 7 इंटू 3 इंटू एच कह देते हैं सर ये एलसीएम होगा। ये एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम जो तीनों नंबर्स मैंने इंडिविजुअल निकाले, अब इनका एलसीएम जब निकाल रहा हूं तो 3 इधर भी है इधर भी है, ये एक बार ही तो काउंट होगा। एलसीएम लेते टाइम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है ना, तो ये आ गया 3654। अब काट लो इसे, पहले 6 से काट लेता हूं तो 609 आ गया, 7 से करूंगा तो यहां पे 8 जा 56 और 7 चले आ गया। एचसीएफ बताना है इन तीनों नंबर का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी ऐसा पॉइंट में दे रखा हो ना, तो मैंने बताया फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 1.75 क्या होता है? 1 प्लस 75 होता है 3/4, तो ये हो गया 7/4, कोई दिक्कत नहीं। 5.6 है, इसे कन्वर्ट करूंगा तो 56/10, और लीस्ट फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है तभी सोल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि पॉइंट नीचे कट रहा है कुछ सब भी छोड़ दिया। लीस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो इसे, तो ये 28 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, और यहाँ पे 7:1 आ गया। कुछ कट तो नहीं रहा? नहीं कट रहा। अगर इनका एचसीएफ बताना है तो एचसीएफ का फॉर्मूला होता है HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो HCF ऊपर का लूंगा तो 7 ही आएगा इन तीनों का, LCM लूंगा तो 4 इंटू 5 20 बन जाएगा, 20 से काट दो तो 0.35। दिस विल बी माय आंसर। चले आगे। वरना आप इसका ये देख सकते हो, अगर ऑप्शन में आपके पास है कि इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है जो इन सबको काट दें। अब जो HCF होगा मेरा हाई, सबसे छोटी वैल्यू से तो छोटा ही होगा, सबसे छोटी वैल्यू के बराबर या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता। सबसे छोटी वैल्यू इन तीनों में कौन सी है? 1.75 है ना, तो मेरा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1.75 से छोटा ही होगा या उसके बराबर होगा। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये 1.75 से बड़ा हो गया। बची ये 3 चीज। अब इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है 0.7, क्या 0.7 इसे काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। 0.7 इंटू 2 1.4 इंटू 3 2.1, ठीक है। तो ये तो आ ही नहीं रहा इसके फैक्टर में, तो ये भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। इससे काटोगे कट जाएगा, और इससे काटोगे इससे भी कट जाएगा, लेकिन इससे ये बाकी तीनों चीजें भी कट जाएंगी, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सवाल पूछा गया था, आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, उसमें भी सिमिलर सवाल आया मेरे पास। क्या था? क्वाड्रिलेटरल का एरिया बता दो जिसके कोऑर्डिनेट्स ये है। मैंने उस टाइम पे भी आपको एक फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल अगर पूछ ले तो ये होता है हाफ इंटू में। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल के सारा कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना दूं तो ABCD और इसके कोऑर्डिनेट्स दे दूं, ए के से x1 y1, इसके x2 y2, इसके x3 y3 और इसके x4 y4, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का, जो बहुत सिंपल है। x1 लिया, y2 ले लिया, फिर x2 x क्या करेंगे? पहले x से स्टार्ट करो, x1 x2 x3 x4, और y वाला इससे अगला ले लो, 1 के बाद क्या आएगा? 2 y2, x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 y1, ये हो गया x वाला सारा प्लस में, फिर माइनस लगा के फिर अब y से स्टार्ट कर दो, y1 y2 y3 y4 और उससे अगला y1 x2 y2 x3 y3 x4, और ये आपका आंसर आ जाएगा। वरना क्वाड्रिलेटरल को इस तरीके से स्प्लिट कर लो, 2 ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला तो आपको याद हो गई, वो लगा लो तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये लगाना क्वाड्रिलेटरल वाला ज्यादा आसान है, तो मैं कहूंगा 1/2। अब वर्टिसेस ये है तो फटाफट से लिखते चलो। मेरे पास यहाँ पे a और -2 माइनस का 12 हो गया, फिर मेरे पास 4 और 1 माइनस का 4 रह गया,
3 और 0 0 हो गया, और मेरे पास 5 और -3 माइनस का 15 हो गया। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अब y से लेंगे -3 और -4 माइनस का प्लस का 12, फिर मेरे पास यहाँ पे -2 इंटू में 3 माइनस का 6, फिर मेरे पास यहाँ पे 1 इंटू में 5 1 हो गया, और फिर 0 इंटू समथिंग तो कुछ नहीं होगा। तो 1/2 16 31, यहां पे क्या बचा माइनस का 6 5 11, तो माइनस का 42 भाग दो, मॉड्यूलस से बाहर निकलेगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो 21 आंसर बचेगा। क्लियर है, चले आगे। डीआई के 3 क्वेश्चन है, अच्छे तीनों देखते हैं फटाफट से, टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, बाकी कुछ नहीं है इनमें। कहता है इसके अंदर एक XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 2015 से लेके 2020 तक का दे रखा है फ्लो ऑफ फंड्स। तो हमें बताना है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एवरेज रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ फंड्स फ्रॉम 2015 टू 2017। 2015 से 2017 में जो एवरेज इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में फंड्स में, उसका मान बता दो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, देखो इंक्रीज कितने का हुआ है आप देखेंगे 29.52 बन गया है 22.37 से, तो इसमें से इसे घटाओगे तो 0.15, और यहां पे 29 में से 22 घटाया तो 7.15, इतने का इंक्रीज हुआ है टोटल। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज पूछेंगे तो हमारे पास यहां पे डिवाइडेड बाय कहां से कंपेयर कर रहे हैं 22.37 से 2015 से, इनटू में 100%, ये तो ओवरऑल इंक्रीज हो गया इन 2 सालों का, 2 साल है ना 15 से 17 के बीच में। एवरेज पूछेगा, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज, तो 2 है तो 1/2 कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया या नहीं हो गया? क्लियर है सभी लोगों को? 4 ऑप्शन दे रखे, देखो ऑप्शन भी कितने बढ़िया है, 15 16 30 32, तो बहुत ज्यादा गैप है ऑप्शंस के बीच में, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मेरे पास देखो पहले तो पॉइंट हटा लेंगे तो 2 ये वैल्यू हट जाएंगी। ठीक है, और मेरे पास क्या है, ये 100 को इससे 2 से डिवाइड करूं, फिर 100 से मल्टीप्लाई करूं, लंबा चौड़ा काम है, इसे एडिटिव रहने देता हूं क्योंकि ऑप्शंस मेरे बहुत वो हैं दूर। तो ये 71500 है, और डिवाइडेड बाय 2 से इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4474 आ गया ये। अब ये लगभग कितने टाइम्स जाएगा आप ये बता दो, उतना ही परसेंट मेरा आंसर है 15। अब यहाँ पे मुझे देख के ये तो पता चल रहा है या तो 15% या 16%, 30 गुना तो जा नहीं जाएगा, 4 तिया 120 होगा, तो 30 गुना तो नहीं जा पाएगा ये, या 32 गुना तो नहीं जाएगा, 15 या 16% में से ही आंसर है। क्या आंसर आएगा? आसान मेरे लिए ये है, इससे पूरा डिवाइड करना मुश्किल है, लेकिन इसका 15 गुना निकालना मेरे लिए आसान है ना। तो आप एक काम करो, इसका 15 टाइम्स निकाल लो, अब 15 टाइम्स के आसपास जाएगा तो मेरा आंसर है, अदरवाइज नहीं है। तो 15 टाइम जब मैं इसका निकाल रहा हूं तो 60, और यहां पे 1 11 कैरी फॉरवर्ड, 1 7 कैरी फॉरवर्ड, तो 6 7, ये 15 टाइम्स जा रहा है इसका, और इससे भी अभी वैल्यू में 4000 का लगभग गैप आ रहा है, तो लगभग 16 टाइम्स जाएगा, नहीं जाएगा, 4000 में 1% और जुड़ जाएगा, तो 16% विल बी माई आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगा देना है, बस खत्म हो गया। ठीक है, वरना यहां पे 1 टाइम करते आप, इसे 4500 के आसपास मान लो ये वाली वैल्यू, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती, 2600 कुछ आ जाती, और फिर 2600, और उसके बाद एक जीरो और लगा रहे हो, फिर 4500 कुछ से काट रहे हो, तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम में निपटेगा नहीं, लगभग अप्रोक्सीमेटली 6, तो 16 ही आएगा। ठीक है, जैसे मर्जी सोच सकते हो, आपके ऊपर है। चलूं आगे, अगला सवाल मेरे पास कहता है यहां पे लोगों को कौन से जॉनरा की मूवीज वगैरह पसंद है, इसके बारे में डेटा दे रखा है। जैसे एक्शन मूवी कितने लोगों को पसंद है, साईफाई कितने को पसंद है, ड्रामा हॉरर एनिमेशन, इस तरीके से। कहता है द नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग एक्शन साईफाई एंड एनिमेशन, एक्शन साईफाई और एनिमेशन देखने वाले कितने परसेंट हैं किसके, जो ड्रामा और हॉरर पसंद करते हैं, ड्रामा और हॉरर। तो इन तीनों का सम कर दो, 65 25 90 और 36, सॉरी एक्शन साईफाई और एनिमेशन, एनिमेशन इधर है, थोड़ी सी गलती कर दी थी अभी,
72 36 108 और 25 133। ये कितना परसेंट है किसका, इन दोनों का, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास 148। ये वाली वैल्यू बतानी है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शंस क्लोज है 87 89 90 93। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो, जब मैं इसे कंपेयर कर रहा हूं 148 से पूरा का पूरा कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, या तो मैं इसे 4 से काट लूं पहले और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, फिर भी मेरी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली करने की कोशिश करो, यहां पे 13300 डिवाइडेड बाय 148। अगेन अ वेरी टफ टास्क टू डू। इसे, ये मेरा अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास है, उससे ही कंपेयर करके कर सकते हैं आप। अगर इसे 150 में मान लूं तो ये 1330 8 टाइम्स जाएगा मेरे पास। ठीक है, 1200 में से 16 गए तो 130 और 16 148 बचेगा। नहीं, एट टाइम्स 16 और 146 बचेगा। ठीक है, 146 अब ये तो 148 है तो अप्रोक्सीमेटली पूरा 9 जाएगा, तब भी मेरे पास यहाँ पे 148 की कमी 40, तो 102 कुछ जाएगा, है ना। नहीं, 122 पॉइंट में 122 लगभग कितना जाएगा, 0 अगर लगा दूं तो 89 कुछ जाएगा, है ना। 122 8 टाइम्स, तो लगभग जो वैल्यू आएगी वो 89.8% आएगी। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो मेरा आंसर होगा वो आएगा 90%। 90% विल बी द नियरेस्ट आंसर। ठीक है, 4 ऑप्शन में देखना है हमें। तो चले आगे, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कैलकुलेशन को करना है हमें तो एक और तरीके से हम कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। देखिए, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको याद है तो फिर आप ये कैलकुलेशन इतना करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। हमारे पास क्या रेशियो था, यहाँ पे था मेरे पास 133 और 148। अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, इसे 148 को अप्रोक्सीमेटली 150 मान लूं और इसे 133 को मैं 135 मान लूं। ठीक है, क्योंकि 150 से कैलकुलेशन आसान है, दोनों में मैंने दो दो ही बढ़ाया, जस्ट माइन्यूट सा बढ़ाया, तो मेरे को समझ में आ रहा है जो रेशियो हो रहा है वो 9:10 का बन रहा है। ठीक है, तो इसे इसी तरीके से मैं इसे कन्वर्ट करूंगा। मैं इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे इसमें अगर 2 बढ़ा रहा हूं ना, अगर इसमें 2 बढ़ा रहे हैं तो ऊपर मुझे बढ़ाना पड़ेगा 2 इंटू में 9/10। इसका मतलब ये वाली वैल्यू मुझे 0.18 बढ़ानी पड़ेगी और ये वाली वैल्यू बनेगी मेरे पास 134.8। दिस रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू दिस, वेरी क्लोज, डेसिमल में भी 2 प्लेसेस तक लगभग सिमिलर चला जाएगा। ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल ही है, और ये ऑलमोस्ट इक्वल ही है, तो आपको समझ में आ रहा है ये 134.8 डिवाइडेड बाय, अगर मेरे पास यहाँ पे 150 बन रहा है तो लगभग आप देखेंगे 150 से अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं तो इंटू 100% भी कर रहा हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंटू 0। और अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं इजीली, 15 से डिवाइड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो 15 से करूंगा तो आप कहेंगे सर 8 टाइम्स जाएगा, फिर 148, फिर 9 टाइम्स जाएगा, फिर अगेन मेरे पास 130 बच गया तो 8 टाइम्स कुछ ऐसे जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। और अगला डीआई हमारे पास, इसमें क्या दे रखा है, 4 कंपनीज है PQR&S, उसमें कितने स्कूटर्स मैन्युफैक्चर हुए 2015, 16 और 17 में, वो यहां पे रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, हमें इसे ध्यान से पढ़ना है और हमें यह बताना है कि कौन से साल में जो परसेंटेज इंक्रीज था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्कूटर्स में, वो प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में मैक्सिमम है फॉर कंपनी आर। अब देखो क्या फुद्दू सा सवाल बनाया है इन्होंने। कंपनी आर का अगर देखूंगा तो यहां पे हमारे पास डेटा ही है 2 साल का। ये देखो 15, 16, 17 3 साल का डेटा है, तो परसेंटेज इंक्रीज तो हम 2 साल का निकाल सकते हैं, इससे ये इंक्रीज निकाल सकते हैं, इससे, उससे ज्यादा तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि कितना इंक्रीज है बाकी।
तो या तो 2015 में तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता, या तो 2016 में सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा या 2017 में होगा। तो मेरे पास या तो 2016 या फिर 2017, 2015 2017 हो ही नहीं सकता क्योंकि 15 से पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है। 2016 और 2017 तब हो सकता है जब दोनों का परसेंटेज इंक्रीज बिल्कुल बराबर हो। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 500 है, ये 600 है, ये 750 है। तो यहाँ पे 100 का इंक्रीज है 500 पे, और यहाँ पे 100 का इंक्रीज है किस पे, 600 पे। तो 500 पे 100 का इंक्रीज ज्यादा हुआ ना एज कंपेयर टू 600 पे 100 का इंक्रीज। तो हमारे पास जो इंक्रीमेंट ज्यादा है वो कहां पे है, 2016 के अंदर। तो ओनली 2016। आप निकालना भी चाहो तो एक में 100 का इंक्रीज है 500 पे, और एक में 100 का इंक्रीज है किस पे, 600 पे। इंटू 100% तो कट ही जाएगा रेशियो में, तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कंपेयर कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये 6 है और ये 5 है, तो 6 बड़ा होता है ना 5 से, तो ये वाला ईयर मतलब 2016 में इंक्रीज ज्यादा होगा। आई होप ये सारे सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं, क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। ठीक है, तो इस तरह के और सेशंस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। ये इसी क्वेश्चन को हिंदी में दे रखा है। फिलहाल आप लोगों से यहीं अलविदा लेता हूं। अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए, कोई भी कमी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में मत छोड़िए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।